देखो इससे पहले हमने जैसे ये नंबर 3 लिखा है तो नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, यहाँ संधारित्र की जगह वहां लिखा था शुद्ध प्रतिरोध R, फिर उसके बाद था शुद्ध प्रेरकत्व L। तो 3 मेन होते हैं L C R, L के लिए, C के लिए, R के लिए। तो हम L पढ़ चुके हैं, R पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ना है C के लिए। R के केस में अगर वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये तो मान के चल रही थी ये वोल्टेज है तीनों केस में, तो R के केस में I कितना आ रहा था, I नॉट साइन ओमेगा टी, तभी वो दोनों का एंगल सेम था और फेज डिफरेंस क्या आ रहा था 0 डिग्री। तब हम कह रहे थे किस कला में है, समान कला में है। इस केस में क्या हो रहा था, L वाले केस में I कितना आ रहा था, I नॉट साइन ओमेगा टी -90 था कि +90 था, याद आ रहा है क्या था, -90 था +90 था, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, -90 आ रहा था ना, तो ये आ रहा था -90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना था 5 बराबर 90 डिग्री, या फिर बोलो -90। तो -90 में कौन सा होता है, पश्चगामी। पश्चगामी मतलब लैगिंग में है, वोल्टेज V करंट I से लैगिंग में है। यहाँ पे वोल्टेज I और करंट V दोनों क्या है, समान कला में। समान कला को क्या बोलेंगे, सेम फेज में है। और आज है तीसरा डेरिवेशन इसका। आज भी आंसर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बस यहाँ -90 की जगह क्या आ जाएगा, +90। आज जब हम डिराइव करेंगे लास्ट आंसर यही आएगा, ओमेगा टी +90। तो आपको आंसर पहले से पता है, और 5 बराबर भी आएगा +90 डिग्री। तो -90 का मतलब लैगिंग, तो +90 का मतलब क्या होगा, लैगिंग मतलब पश्चगामी, तो प्लस का मतलब अग्रगामी। अग्र को क्या बोलेंगे, लीडिंग। लीडिंग। तो आज का आंसर ये आएगा, तुम्हें आंसर रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर याद हो जाएगा। आर के केस में सेम फेज में होता है, एल के केस में 90 डिग्री पीछे होता है, और सी के केस में 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, और हुआ क्या, कैसे आया, वो अब हमें करना है। कुछ बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, बहुत बेसिक, क्योंकि सी आया है। तो जिसने संधारित्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, याद रखना, संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटर वैसे ही होता है जैसे चार्ज स्टोर करता है, आवेश को स्टोर करता है। संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर Q मतलब आवेश, चार्ज, बटे V मतलब विभव। तो एक ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए धारा का। धारा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने बचपन में, ये धारा का परिभाषा क्या पढ़ा है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th में भी, I बराबर Q/T, यही पढ़ा है, धारा बराबर I बराबर Q/T। यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या करोगे, I बराबर धारा का, इसी चीज को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना तो ये लिख सकते हो dQ/dt। d/dt का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज में, जैसे इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें d/dt ऐड हो गया ना, तो d/dt का क्या मतलब होता है, अवकलन है। ठीक है, समय के साथ अवकलन का मतलब होता है कि वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है किसी भी चीज। देखो नॉर्मली फॉर्मूला था Q/T, ठीक है, Q/T, लेकिन हमने d/dt ऐड कर दिया, इसका मतलब वो समय के साथ चेंज हो रही है। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि एसी करंट का जो ग्राफ होता है उसमें धारा की वैल्यू कहीं भी सेम रहती नहीं है। अगर ये 0 है, ये आधा समय है, ये पूरा समय है, तो देखो हर जगह समय के साथ वैल्यू चेंज हो रही है। ये इतने टाइम पर मैक्सिमम पे है, तो इतने टाइम पे ये 0 पे आ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी वैल्यू, हर समय देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है। और बाद में एक बार ऐसा ही आ जा रहा है अचानक कि 0 ही हो जा रहा है, मतलब आधे में बढ़ रही है तो आधे में घट रही है, आधे में बढ़ रही है तो आधे में घट रही है। मतलब समय के साथ धारा का मान, I का मान बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए इस बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस ये दो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये डेरिवेशन तुम आराम से कर लोगे। बीच में आएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है तो वो मैं समझा दूंगा डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फिलहाल ये है। तो LCR में हमारा ये लास्ट बचा है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे। एक ब्लू कलर से ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि ये सारे डेरिवेशन में हम लिख रहे थे। माना किसी समय t पर तात्क्षणिक विभव V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, विभव हमने कितना मान के चला है, V नॉट
साइन ओमेगा टी, हालांकि अब पता हो ही गया होगा, लेकिन ये किस चीज़ का चिन्ह है? ये जो चिन्ह है, ये मार्क, ये किस चीज़ का प्रतीक है? एसी सप्लाई का, ठीक है, एसी सप्लाई। वो एसी सप्लाई आप एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी बोल सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा भी बोल सकते हो, बट है वो प्रत्यावर्ती। और ये किस चीज़ का चिन्ह होता है? देखो दो चिन्ह होता है, एक होता है एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन। जब ये एक लंबा एक छोटा हो तब इसे कहते हैं बैटरी, ठीक है, बैटरी या सेल बोल लो, सेल। और जब ये दोनों की लंबाई बराबर हो, दोनों सेम लंबाई की हो, तब इसको हम कहते हैं, ये चिन्ह किसका कहलाता है? संधारित्र का। तो मान लो यहाँ पे सी संधारित्र है जिसमें इतना अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सप्लाई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। तो ये होता है, तो हम पिछले डेरिवेशन, हर डेरिवेशन में हमने इसको इक्वेशन 1 मान के चला था, इसको मान लो। अब क्योंकि हमें सी को इंट्रोड्यूस करवाना है, बेसिकली हमें करना क्या होता है? लास्ट 2 डेरिवेशन हुआ, उसका मकसद क्या था? किस चीज की वैल्यू निकालनी है आपको? मेनली निकालनी है आपको कलांतर फाई, जिससे फेज डिफरेंस पता चले। लेकिन फाई निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? आई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और वी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वी की वैल्यू हम पहले से मान के चल रहे हैं। आई की वैल्यू में देखना है कि एंगल क्या आ रहा है। अगर एंगल लास्ट में 30 डिग्री आ गया तो समझ जाना कि ये दोनों एंगल घटा करके वो 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस प्लस जो भी होगा। मेन है आपको अभी फाई निकालने के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा। फाई तो कर जोड़ना घटाना है। अब वो धीरे धीरे उस वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो पहले संधारित्र है, तो ये फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है कि लगेगी C बराबर Q अपॉन V, क्योंकि संधारित्र जब भी आता है ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो लिख सकते हो संधारित्र की धारिता, धारिता मतलब संधारित्र की धारिता, धारिता मतलब उसने कितना चार्ज स्टोर किया है, कि धारिता C बराबर कितना होता है? Q बटे V। अब एक चीज ध्यान दो, हमें I और V के बीच रिलेशन चाहिए ना, तो V तो है, I कहां से लाएंगे? I का फॉर्मूला तो ये है। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब आपको Q की वैल्यू पता होगी, ठीक है, Q की वैल्यू पता हो। तो इस फॉर्मूले से Q ला सकते हैं हम, C बराबर Q बटे V से। अगर C बराबर Q बटे V है तो Q बराबर कितना हो जाएगा? ये तिर्यक गुणा C इंटू V हो गया। तो यहां से Q की वैल्यू आ गई। Q की वैल्यू क्यों ला रहे हैं हम? क्योंकि हमें I चाहिए। I के आंसर निकालने के लिए आपको Q की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने वो लाया। तो Q बराबर C अपॉन V हो गया। तो उसके बाद इसका यूज कहाँ करेंगे? देखो कौन सा परिपथ चल रहा है? ये AC परिपथ। AC परिपथ में प्रवाहित धारा, क्योंकि ये धारा समय के साथ चेंज होता है, में प्रवाहित धारा, क्योंकि धारा समय के साथ चेंज होता है, तो इसलिए इस धारा को दिखाएंगे हम ऐसे dq अपॉन dt से, ठीक है। एसी करंट में ऐसे, जबकि हमने आज तक बचपन से डीसी करंट के लिए पढ़ा है क्या? I बराबर Q अपॉन T। ये डीसी करंट के लिए था, वहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं लगाना पड़ता था। बट यहाँ समय के साथ बार बार धारा चेंज हो रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी प्लस चला जा रहा है, कभी माइनस चला जा रहा है, कुछ पता नहीं है किस सेकंड कहाँ पहुँचेगा, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ा। Q की वैल्यू पहले से पता है, Q की वैल्यू कितनी होती है? CV। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हो CV। और इंटरेस्टिंग बात है, V की वैल्यू भी हमें इक्वेशन 1 से पता है। तो नीचे हम क्या करेंगे? I बराबर d अपॉन dt, इसको अलग कर लो। इसका मतलब ही होता है परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। Q की वैल्यू ध्यान से देखो, Q की वैल्यू कितनी है? CV है। और V की वैल्यू कितनी है? V0। अच्छा, मैं यहीं पे अगर चेंज कर दूं तो Q बराबर CV को मैं लिख सकता हूँ C, और V की वैल्यू लिख सकता हूँ V0 साइन ओमेगा t, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू पता है। ये समझ गए कैसे हुआ? ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू यहीं पे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में अगर समझ में नहीं आया तो लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो Q की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, Q बराबर कितना आ गया? C V0 साइन ओमेगा t। अब मैंने क्या बताया है इतने समय से, जब भी तुम्हें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ाया है, कि अगर नीचे t है तो सिर्फ t वाले टर्म का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा। इस वाले सवाल में इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो तुम्हें एक नया रूल मैं बताऊंगा। हालांकि हो सकता है तुम मैथ पढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन पढ़ना तुमने शुरू कर दिया होगा, स्टार्ट हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अवकलन पहली बुक में है वो मैथ के।
तो इसमें सिर्फ उसी टर्म को अंदर रखेंगे जिसमें टी है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। बाकी जो टर्म है उसे कहेंगे कि कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो कौन सा, सिर्फ देखो टी वाला टर्म ये है साइन ओमेगा टी, बाकी सी वी नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि उसमें टी नहीं है, तो इसे कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे। तो आई बराबर कितना हो गया, सी वी नॉट डी अपॉन डी टी, और ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आ गया क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात है, आपने अभी तक डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़ा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे सच में ही नहीं पढ़ा है अभी तक तो, क्योंकि कुछ महीने बाद जब मैथ में पहुंचोगे, तो जब बुक के एंड में पहुंचोगे, पहले बुक के एंड में, तब डिफरेंशिएशन मिलेगा लास्ट के 2 चैप्टरों में। अभी मैं फिलहाल बताता हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि डी अपॉन डी टी अगर कर रहे हो तुम, जैसे डी अपॉन डी थीटा कर रहा हूँ मैं, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर तुम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आता है कॉस थीटा। वैसे ही अगर तुम डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा करते हो तो आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो फिलहाल हमें साइन थीटा चाहिए तो हम साइन थीटा रख रहे हैं। थीटा की जगह पे वहां पर क्या है, यहाँ थीटा है, वहां पे थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। ये एक और चीज तुम्हें समझाना है मुझे, लेकिन क्या हो अगर ये हो डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर पहले साइन 2 थीटा को थीटा मान के उसको cos पहले तो साइन का सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos 2 थीटा हो गया। तो पहले साइन को सॉल्व किया, अब साइन के एंगल को सॉल्व करेंगे। एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे आप अलग से, तो 2 थीटा अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा और ये डी थीटा अलग, तो बचा क्या 2, तो 2 जो बचेगा पीछे नहीं बचेगा, 2 आगे गुणा में आ जाएगा। बेसिकली सिंपल वर्ड में समझो, अगर ये साइन 2 थीटा है तो बगल में 2 का गुणा हो जाएगा लास्ट में। अगर ये साइन 3 थीटा होता तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, तो ये cos 3 थीटा हो गया, और सब होने के बाद लास्ट में ये 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब मैंने परसों पढ़ाया था उसमें डिवाइड में जाता था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था उसमें चीजें बटे में जाती थी डिफरेंशिएशन करके एंगल, बट डिफरेंशिएशन में बटे में नहीं जाता है, मतलब भाग में नहीं जाता है, गुणा में आता है, सिंपल। यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और लास्ट में ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बचा क्या ओमेगा, तो ओमेगा गुणा में आ जाएगा। बताओ अभी भी डाउट है किसी को, शक्ल देखिए लग रहा है कि डाउट है थोड़ा सा। मैं साइन ओमेगा टी का ही अलग से करके तुम्हें सिखाता हूँ। देखो साइन ओमेगा टी फंसा है, वहां पे हमारा डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है चलेगा। तो कैसे करते हैं, पहले आगे साइन वाले टर्म का करते हैं, तो साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, सिंपल। अब ये हो गया तो अब अलग से एंगल का होगा, तो एंगल क्या है, एंगल का किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, डी टी, डी अपॉन डी टी, और एंगल कितना है ओमेगा टी। तुम्हें बहुत बार बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सिर्फ उसको इज्जत दी जाएगी, बाकी को बाहर भगाया जाएगा। तो ओमेगा को बाहर भगा दिया, तो बाहर भगाने का मतलब सबसे बाहर लेके आ जाओ ओमेगा को। तो यहाँ क्या बच गया, डी टी अपॉन डी टी कितना हो गया 1, तो 1 के गुणा इसके साथ करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। और शॉर्टकट में समझना था तो मैंने शॉर्टकट में बताया था कि यहाँ जो भी चीज़ गुणा में होगा उसको तुम बाहर गुणा में लेके आ जाओगे। जैसे ये अगर डी अपॉन डी टी, अगर ये फॉर्मूला होता साइन 7t का तो सोचना ही नहीं है, साइन का तो हो गया कॉस 7t, और कौन गुणा में है 7 गुणा में, तो 7 किस में आ गया, बाहर गुणा में आ गया, मतलब 7 एंगल के साथ गुणा में है, गुणांक में, ये ऐसे आ गया। वैसे यहाँ पर क्या है डी अपॉन डी टी, यहाँ टी है तो गुणा में कौन है, टी के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा आगे आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आई बराबर, ये लास्ट लाइन दिख रहा है कैमरे में, सी वी नॉट साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा टी। अब एंगल का अलग से होगा, तो एंगल ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी टी तो हट जाएगा, क्या कर रहा हूँ, ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी के, तो ओमेगा तो बाहर आ गया,
तो बचा गया dt अपॉन dt, तो dt से dt कट गया 1 बच गया। कौन बाहर आ गया? ओमेगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, घर पे हेल्प करेगा जब पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, चूंकि d अपॉन डी थीटा एक एग्जाम्पल के रूप में लिख दे रहा हूँ। साइन, देखो साइन अगर 2 थीटा करता हूँ मैं, तो साइन का तो हो जाएगा cos 2 थीटा, और इंटू 2 का गुणा है तो ये एंगल में 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझा रहा हूँ मैं। बस थीटा की जगह t कर दोगे तो हो जाएगा 2t, ऐसे करके। ये बस समझाने के लिए ग्रीन वाला किया है, जो घर पे समझाने के लिए। देखो हमें क्या लाना था? फेज डिफरेंस। एक v की वैल्यू का i की वैल्यू आ तो गई है। दिक्कत यही है, लास्ट लेक्चर जब एल वाला किया था उसमें भी दिक्कत आ रहा था, ये आंसर साइन के टर्म में आ रहा है, जबकि आंसर किसके टर्म में आता है? कॉस के टर्म में आ रहा है। तो आपको साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, या यहाँ पे तो कॉस आ रहा है तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो कॉस को साइन में बदलने का फॉर्मूला पता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये 10th में पढ़ा होगा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, कॉस को अगर साइन में बदलना हो, कॉस थीटा बराबर साइन में बदलना हो तो आपको क्या करना है? साइन 90 प्लस थीटा कर दो। एंगल में, एंगल के साथ 90 प्लस थीटा बोलो या थीटा प्लस 90 बोलो, साइन में चलेगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा बोलने के आ जाए तो ये बोलो, या फिर बोलो थीटा प्लस 90। मतलब जो भी एंगल है उसमें 90 डिग्री जोड़ दोगे तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। सिंपल। तो वहां पे कॉस ओमेगा टी है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो साइन में क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? बताओ। कॉस थीटा को साइन में बदलने के लिए, कॉस थीटा को साइन में बदलने के लिए बस थीटा के साथ क्या कर दो? 90 डिग्री जोड़ दो तो साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी को साइन में बदलने के लिए आपको बस ओमेगा टी के बगल में क्या जोड़ना पड़ेगा? 90। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, एक और लाइन लिखने के लिए है जगह? नहीं, इसमें माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, पिछले वाले में जब बताया था वहाँ होता है। तो I बराबर सी वी नॉट, ओमेगा कौन, ओमेगा को भी बाहर ले लो तो ये हो जाएगा ओमेगा सी, सबसे बाहर ले लो, ओमेगा सी वी नॉट, और कॉस ओमेगा टी का साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 90, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह कितना है? ओमेगा टी और प्लस 90 डिग्री। तो ये करने पे तो आपका कॉस थीटा जो था वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो इसलिए कन्वर्ट किया ताकि आप इसको, ये भी साइन में था और ये भी साइन में आ जाए, तभी आप कंपेयर, अब तुम अभी कंपेयर कर भी सकते हो। ओमेगा टी प्लस 90 और यहाँ ओमेगा टी कितना आ रहा है फेज डिफरेंस? बड़े में से छोटा घटा लो, ओमेगा टी प्लस 90 में से, या सिंपल घटा लो, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस ओमेगा टी, सीधा है। कितना डिग्री बचा? प्लस 90, मतलब अग्रगामी होगा। ठीक है, धारा अग्रगामी होगा किसकी तुलना में? वोल्टेज। लेकिन अभी आंसर तो चलो हमें पहले से भी पता था। एक और दिक्कत है, यहाँ V नॉट है, जैसे V बराबर V नॉट है, वैसे यहाँ पे I बराबर I नॉट होना चाहिए था। पीछे की वैल्यू साइन समथिंग तो आ गया हमारा, बट ये जो वैल्यू है इसके साथ चाहिए हमें I बराबर I नॉट। अब इसको I नॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। इसको I नॉट में कन्वर्ट करना है। इतना हो गया, अब बस हमारा मुश्किल से 10% काम रह गया, 90% हो गया। तो ये डेरिवेशन करने के लिए ये 3-4 फार्मूले याद रखना, हालांकि ये बेसिक फार्मूला है, ये सब चीज़ें यहाँ मैं बगल में समझा दे रहा हूँ कैसे होगा, या पहले लिखोगे? पहले मैं कंप्लीट ही अपना काम ही कर लेता हूँ पूरा। उसके लिए एक चीज़ समझाओ मुझे। देखो, मैंने कल के डेरिवेशन में बताया था, एक्सेल आया था, एक्सेल जो लास्ट डेरिवेशन हुआ था उसमें एक्सेल आया था। मैंने बताया था कि जब इधर आर जुड़ा हो, ठीक है, तब इस परिपथ के धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध से, आर से दिखाते हैं।
जब एल जुड़ा हो, एल में कुंडली आ रही थी, ठीक है, तो जब कुंडली लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो, तो उस केस में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को एक्सएल से दिखाते हैं, ठीक है। और जब संधारित्र लगा हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को एक्ससी से दिखाते हैं। तो जो काम आर करता है वही काम एक्सएल करता है, वही काम एक्ससी करता है। आर अगर दिख रहा है तो समझ लेना कि सर्किट में भी आर जुड़ा है। एल एक्सएल लगा है तो समझ लेना सर्किट में क्या लगा है, कुंडली लगी है। और एक्ससी अगर लगा है इसका मतलब सर्किट में संधारित्र लगा है, इसका ये मतलब है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आर तो खैर ओम के नियम से निकल जाता है, V बराबर आई आर से आर की वैल्यू निकल जाती है। एक्सएल का मैंने फॉर्मूला बताया था ओमेगा एल। लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से रिवाइज किया होगा या घर पे देखोगे तो पता चलेगा अपने नोट्स में। एक्सएल का वैल्यू क्या बताया था मैंने, ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू बताई थी 2πf। और एक्ससी की वैल्यू मैंने उधर हिंट किया था बट लिखवाया नहीं था। एक्ससी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा-c। अब इसको याद नहीं करना है, एक्सएल है ना तो सिर्फ ओमेगा एल, और एक्ससी है तो ओमेगा-c आएगा, लेकिन ये आएगा बटे में 1/ओमेगा-c। इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ओमेगा-c दिख रहा है, सवाल में ओमेगा-c आ चुका है, ठीक है, बट हमें 1 बटे में डालना है। अब बटे में डालने के लिए उसके लिए क्या जुगाड़ करेंगे, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। जैसे कि आपके पास है 4a/b, 4a/b है, और सपोज आपको सवाल में जबरदस्ती उस 4 को बटे में डालना है। आपको 4 नहीं चाहिए, आपको क्या किस में कन्वर्ट करना है, 1/4 में। तो 4a/b को बटे में कैसे डाल सकते हैं 4 को, इसको देखना जरा ध्यान से। अगर 4 को बटे में डालना ही है तो हम ये लिख सकते हैं a/1। अच्छा, बटे का मतलब है कि उसे 4 को 1/4 लिखना है। अब रोज 1/4 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी। देखो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, वो भी ज़्यादा लेवल का नहीं। 5वीं 6ठी की अगर मैथ पढ़ी है तब भी तुम इसको सॉल्व कर लोगे। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? सोचो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? वो एक भी है और ये 1/4 भी नहीं है सेम। तुम्हें क्या बताया गया है, जो चीज बटे के भी बटे में हो। सबसे बटे में कौन दिख रहा है तुम्हें, 4, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। तो 4 अगर ऊपर गया तो 4a/b तो वैसे भी हो गया। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। फिर से समझाऊं, जैसे कि एक वैल्यू है x/y और गुणा में मैंने कर दिया c। इस c को मुझे ऊपर से हटाना है, नीचे ले जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x/y मैं सिंपल लिख लूंगा, और c को ये ना करके मैं c को नीचे लिख दूंगा 1/c। वही बटे के बटे में है, सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है उसने। तो मैं किसी भी चीज़ को ऊपर से हटा सकता हूँ, किसी भी चीज़ को। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मेरे पास है, कुछ भी है मेरे पास, सपोज मेरे पास 90 है, 90a/b, और सवाल में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई है कि मुझे ऊपर से 90 हटाना है, a को सिंगल छोड़ना है। तो a को सिंगल छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो a को सिंगल, a/b कर दो, और 90 को क्या लिख दो, 1/90। वैसे भी 1/90 जब बटे के बटे में ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये 90a/b ही होना है, ठीक है। अब ये सब क्यों समझा रहा हूँ, वहां देखो, हमें xc की वैल्यू क्या चाहिए, 1/ओमेगा-c चाहिए ना, जबकि वहां पर क्या है, ओमेगा-c है, बटे में नहीं है। तो हम जबरदस्ती उसको बटे में डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे? अगर हमें इसे जबरदस्ती बटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको बटे में डाल देंगे, लेकिन इसे बटे के बटे में डालेंगे। अभी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ, वो तो लिखना पड़ेगा तुम्हें रफ में, इधर वाले पेज में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ जाना, ये अलग है, ये आपकी बाउंड्री अलग है, ये सब फर्स्ट पेज में कवर होगा। ये इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ओमेगा-c का क्या है, xc बराबर 1/ओमेगा-c होता है। अब ध्यान से देखना, मैं इसी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बस उसके साथ, उसकी वैल्यू के साथ छेड़ रहा हूँ। क्या कहा, सवाल में जबरदस्ती कहा है कि मुझे उसको बटे में डालना पड़ेगा, ठीक है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको नीचे ले जाऊंगा और आल्सो बटे के क्या करूंगा, बटे में डाल दूंगा।
1 अपॉन ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। सोचो, अगर इसको सॉल्व करना हो तो ये तो बटे के बटे में है, सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, तो ओमेगा सी ही आना है, वही वाला आंसर आना है। हमें ये 1 अपॉन में क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब हम नीचे एक्स सी की वैल्यू रख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। बाकी आगे का टर्म देखो क्या है, बाकी आगे का टर्म एज इट इज उतार लो, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो गया। अब कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू, रख दो जो मैं कब से बता रहा था, चूंकि 1 ये एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक है। ये यहां पे प्रतिरोध का काम कर रहा है संधारित्र के केस में, तो 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह क्या आ गया, एक्स सी आ गया, तो बचा क्या आई बराबर, ऊपर देखो वी नॉट का 1 से गुणा करोगे तो वी नॉट ही आना है, और नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू कितनी होती है, एक्स सी होती है, इसको अलग कर लो अब। और बगल में क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब सिंपल ओम के नियम में क्या था, ओम का नियम बताया है ना, तो मैं बताया क्या तो 1000 बार पढ़ चुके हो। V बराबर आई आर होता था, तो I बराबर कितना होता था, V बटे आर। अब ये I बराबर V बटे, V मतलब विभव, R मतलब प्रतिरोध। ये प्रतिरोध तब था जब ये जुड़ा होता था, ये वाला चिन्ह लगा रहता था, तो वहां पे इसको बोलते भी प्रतिरोध थे, दिखाते भी प्रतिरोध से थे। लेकिन अभी हम जिस कंडीशन में फंसे हैं वहां पे प्रतिरोध नहीं लगा है, संधारित्र लगा है, संधारित्र। उस केस में संधारित्र के प्रतिरोध को किस चीज से दिखाएंगे, मैंने बताया संधारित्र के प्रतिरोध को किस चीज से दिखाते हैं, एक्सी से। तो ये हो जाएगा I बराबर वी अपॉन एक्सी, I बराबर वी अपॉन एक्सी, यहाँ है वी अपॉन एक्सी, तो वी अपॉन एक्सी होता तो I, लेकिन ये वी नॉट है, ये वी नॉट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा। वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा है दोबारा यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, घर पे अगर रफ करना हो तो काम आए, रफ मतलब समझना हो तो काम आएगा। क्या हमें पहले से पता है, चूंकि V बराबर क्या होता है, I अपॉन R होता है, बट हमारे पास संधारित्र केस में R का काम कौन कर रहा है, XC कर रहा है, ठीक है। तो V बराबर I अपॉन XC, अगर ये V नॉट है तो V नॉट लगा लो, तो V नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट। अरे उल्टा लिखा है तब भी नहीं बोल रहा है कोई, ये V अपॉन होता है ना, तो I बराबर V नॉट अपॉन XC, तो ये अगर ये V नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट। अब देखो V नॉट अपॉन XC की वैल्यू कितनी होती है, I नॉट। फाइनली हम लास्ट आंसर में पहुंच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V नॉट अपॉन XC की जगह क्या आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यही चाहिए था हमें आंसर। इन डेरिवेशन की फायदा यह है कि हमें आंसर पहले से पता है, हमने आंसर का पहले से आइडिया लगा लिया कि आंसर यही आएगा। कल -90 था तो आज +90 आएगा। अब कैसे ये आंसर परफेक्ट है, क्योंकि आई नॉट के टर्म है तो ये वी नॉट के टर्म है, ये साइन के टर्म में, ये भी साइन के टर्म में, एंगल ओमेगा टी के टर्म में तो ये भी ओमेगा टी के टर्म में। अब बताओ फेज डिफरेंस कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, वो देख के पता चल रहा है। और अग्रगामी के पश्चगामी कौन आगे है, धारा आगे की वोल्टेज आगे है, धारा, क्योंकि धारा में 90 डिग्री एक्स्ट्रा है। और कल जो मतलब लास्ट जो डेरिवेशन हुआ था उसमें धारा में 90 डिग्री पीछे था, तो उसको हम हाँ -90 था, तब हम उसको पश्चगामी लैगिंग कहते थे कि धारा पश्चगामी चल रहा है किससे, वोल्टेज से, ठीक है। अब इधर जो हिंदी वगैरह लिखना है आपको आइडिया है क्या लिखना है, ठीक है। इसको भी एक डब्बे में बंद कर देता हूं, ओके। अब इसमें थियरी वाला काम थोड़ा सा रह गया है, क्या लिखते हैं इसमें थियरी में, यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि ये दिख रहा है कैमरे में लास्ट, क्योंकि हिलता रहता है मोबाइल पंखे की वजह से। V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, व I बराबर कितना आ गया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री,
ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अतः 90 डिग्री है, यहाँ लिख दो 90 डिग्री है, इसलिए सो फाई बराबर कितना होगा, या फाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलांतर, कला का अंतर, फेज डिफरेंस। फाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और एग्जैक्टली पता है कि वो प्लस 90 है, प्लस क्या शो कर रहा है वहां पे, अग्रगामी। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अतः कौन आगे चल रहा है, धारा या वोल्टेज, किसमें 90 डिग्री एक्स्ट्रा, इसमें आया। अतः धारा आई विभव V से या V की तुलना में कुछ भी लिख सकते हो, से 90 डिग्री या 90 कला कोण भी लिख सकते हो, कोण अग्रगामी है, अग्रगामी। अग्रगामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं, लीडिंग में है, आगे चल रहा है, अग्रगामी है। कंप्लीट। अब इसका ग्राफ रह गया, ग्राफ तो तुम्हें अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ग्राफ तो ऐसे ही बन जाएगा जल्दी में। कैसे बनता था ग्राफ, 0 आधा आधा करते जाओ, ये t/t है तो ये 2t/2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया t, अब ये हो जाएगा 3t/2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ाते रहो, ये समय हो गया, ये ऊपर प्लस ये नीचे माइनस, और इसमें हम एक जगह वोल्टेज दिखा देंगे तो एक जगह करंट है। तो कैसे बनाते थे ग्राफ हम, क्या सिंपल जा रहा है, वोल्टेज तो हर चैप्टर में सिंपल जा रहा है, तो वोल्टेज का ग्राफ तो सिंपल बनेगा, ऐसे। ये थोड़ा गड़बड़ बनाया, ये हाफ साइकिल इधर, ठीक है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल इधर, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो, या इतने इतने में भी दिखा सकते हो चाहो तो। जो आपने लास्ट पे वो बनाया है दिखाना जरा, कितने में, मैं सेम रखना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो घर पे। अच्छा टी हाफ पे लिया है, चलो टी हाफ पे ले लो, डिपेंड करता है उसका तरंग दैर्घ्य कितना बड़ा है, तो टी हाफ पे ही ले लो। ये मैं बना रहा हूँ किसको, सिंपल वाला, देख लेना, थोड़ा सा शेप में लेना, मतलब आयाम सेम लेना। ये सिंपल है, लेकिन धारा क्या है, धारा 90 डिग्री पीछे से जा रहा है कि आगे से, जब पश्चिमगामी होता है तो मैं कहां से ले जाता हूं, नीचे से एंट्री करवाता हूं, अग्रगामी होगा तो एंट्री कहां से होगा, ऊपर से, ठीक है। और अग्रगामी का मतलब है जब ये अपने पीक पर पहुंचने के लिए समय ले रहा था, जब ये पीक पर पहुंचने के लिए समय ले रहा था, ये ऑलरेडी पीक पे ही था, ये अपने पीक पे ही था, ऊंचाई से ही इसने एंट्री मारी है, ठीक है। और इसने जबकि ऊंचाई में जाने के लिए समय लिया है, इतना मेहनत किया है, और ये ऑलरेडी ऊंचाई से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अलग बन गया, देखो ये इधर है तो समय का ध्यान रखना, अब ये भी ध्यान रखना इसका आयाम, इधर से भी ध्यान रखो आयाम का। अब ये ऑलमोस्ट इधर से जाना चाहिए था, परफेक्टली अगर करना है तो इधर होगा। तो ये ग्राफ बनाना तुम ऐसे भी सीख ही गए हो, ये ऐसे होगा, जिस समय ये अपने टॉप पे पहुंचा था, जितना समय उस बेचारे ने टॉप पे पहुंचने के लिए किया था, इस ब्लू वाले ग्राफ ने, बी ने देखा कि आई ऑलरेडी टॉप से ही चलना स्टार्ट कर रहा है, उसने 0 से स्टार्ट ही नहीं किया है, ओके। कैसे समझ में आएगा कौन सा V का ग्राफ है, कौन सा I का ग्राफ है। V के ग्राफ को मैं या तो इसे V0 कर लो, या फिर क्लियरली दिखाना है तो इसको दिखा दो V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और अब रेड पेन दिखेगा नहीं कैमरे में अच्छे से, इसलिए रेड को मैं इससे दिखा देता हूँ, कहीं पे भी उठा लो, कहीं से भी दिखा लो, इसको दिखा दो, धारा है ना रेड वाला, धारा क्या था, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और ये दिखा रहे हैं कि प्लस से जा रहा है, या दिखाओ तो ब्लू वाले को V0 दिखा दो, आयाम होता है, और इसको I0 दिखा दो। फेजर ग्राफ कैसे बनता है, फेजर ग्राफ सबसे सिंपल बनता है कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो देखो अगर ये धारा है, अगर ये अच्छा वोल्टेज के केस में ले लेते हैं इसको,
कौन सिंपल जा रहा है? वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज है तो धारा उससे 90 डिग्री क्या है? आगे है। तो कल वाले डेरिवेशन में 90 डिग्री पीछे था तो नीचे से बना था। 90 डिग्री तो पता ही है, 90 डिग्री या तो ऐसे में होगा या ऐसे में होगा। तो आज प्लस 90 डिग्री है तो प्लस 90 डिग्री कहाँ जाएगा? ऊपर। मैं दूसरे कलर से भी कर सकता हूँ। तो ये धारा हो गया, ये V हो गया, ये आ गया कितने डिग्री का एंगल है? फाई बराबर 90 डिग्री। तो इसे कौन सा ग्राफ कहते हैं? मैंने शायद अभी तक फेजर ग्राफ बहुत बार बोला है, लिखा एक बार भी नहीं है। कौन सा ग्राफ पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं फेजर, सिंपल PHASER ग्राफ। आगे जाके तुम्हें फेजर ग्राफ ही हेल्प करेगा। ये जितने भी डेरिवेशन हुआ है ना आपकी, इस डेरिवेशन में बस तुम्हें ध्यान रखना है कि संधारित्र के केस में अग्रगामी, प्रेरकत्व के केस में पश्चगामी और धारा के केस में समान कला में, प्रतिरोध के केस में समान कला में होता है। बस तुम्हें आंसर याद रखना है। आगे जब हम LCR पढ़ेंगे उसमें ये सारा डेरिवेशन कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हें बस आंसर याद रखना है। वो सिलेबस में है इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने सारा बता दिया। बट तुम्हें मेन है इस आंसर से मतलब, ये लास्ट में आंसर प्लस 90 आया, माइनस 90 आया या कुछ भी नहीं आया। तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा पेज है, इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले एक काम करना, सबसे पहले ये नोट करना अपने रफ साइड या जहाँ डेट वगैरह लिखते हैं वहाँ पे। फिर ये है आपका पेज 1, ये पेज 1 है। अब इसमें एक छोटा सा जगह हमने निकाला था, ये बॉक्स बनाया था, ये हो गया पेज 2, ये ग्रीन डब्बे में। और जो लास्ट में बच गया ये हो गया मतलब तीसरा साइड। ध्यान रखना, पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ बंद कर दो, पूरा पूरा।